हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फीवर मैनेजमेंट कि किस तरह से आप फीवर को मैनेज कर सकते हैं। फीवर जो कि एक डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन ये किसी डिज़ीज़ की साइन है और मोस्टली ये अंडरलाइनिंग कंडीशन की वजह से हमें साइन देखने को मिलती है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। फीवर में सिंपली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और मोस्टली जब बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है तो उस दौरान उनको किल करने के लिए हमारा बॉडी का हाइपोथैलेमस, जो कि कंट्रोल सेंटर है फॉर थर्मो रेगुलेशन, वो बॉडी में फीवर की यानी टेम्परेचर की लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज़ होती है तो उस दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। तो इनको किल और इनहिबिट करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से कंडीशन अकर होती है और उसको हम फीवर बोलते हैं, यानी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या होता है? अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और अगर हम बात करें सेल्सियस में तो 36.4 सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर लेवल होती है हमारी बॉडी में। अगर फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो नॉर्मल लेवल से टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 104 फ़ारेनहाइट पर आ जाए तो इस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। और सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बॉडी टेम्परेचर मिल रहा है तो इसको हम फीवर बोलते हैं। अब इस फीवर को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम फीवर की साइन और सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि इसकी साइन और सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो साइन और सिम्टम में सबसे पहले तो आपको फ्लश्ड स्किन मिलेगी। फ्लश्ड स्किन क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी स्वेटिंग हो गई है, जिसको हम डायफोरेसिस बोल रहे हैं। तो स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी में क्या हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, और डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन फ्लश्ड हो गई है और स्किन वार्म मिलेगी। ओके, उसके बाद चिल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि अगेन क्या है, हाई फीवर है। देन रेस्टलेसनेस, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस दौरान बेचैनी होती है और लेथार्जी होती है, यानी वो बंदा लेथार्जिक फील करेगा। तो ये सारी साइन और सिम्टम है फीवर होने की। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी पायरेटिक्स देते हैं। एंटी पायरेटिक्स में मोस्ट कॉमनली आइबोप्रोफेन आ जाती है। अब इस एंटापायरेटिक का मतलब है जो फीवर को रिड्यूस करें, क्योंकि पायरेटिक का मतलब है फीवर, सो एंटाई का मतलब है ऑपोजिट। ठीक है, जो फीवर के ऑपोजिट वर्क करे उसको हम एंटाई पायरेटिक बोलते हैं, और इसमें आइबोप्रोफेन आती है। इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट फीवर। डू नॉट एडमिनिस्टर एस्पायरिन फॉर द रिस्क ऑफ राय सिंड्रोम। अब राय सिंड्रोम मोस्टली सैलिसाइलेट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ज़्यादा कंजम्पशंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसमें इंसेफेलोपैथी मोस्ट कॉमनली होती है और सेरिब्रल एडिमा आकर होती है। तो बहुत बार बार आपने एस्पायरिन को नहीं यूज़ करना टू ट्रीट फीवर। ओके, देन मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। अब हमें पता है कि फीवर में डिहाइड्रेशन होती है, तो हमने बार बार डिहाइड्रेशन की साइन और सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, जिससे कि स्किन फ्लश्ड मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को भी मॉनिटर करना है। इनको मॉनिटर करने के बाद हम उनको एडिक्वेट फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि बॉडी में बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है उसको बैलेंस करते हैं और उस बंदे को रिहाइड्रेट करते हैं, और अल्टीमेटली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। देन हम यूज़ करते हैं स्पंज बाथ। स्पंज बाथ ये क्या है, इसको हम टेपिड वाटर भी बोलते हैं। टेपिड वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स। इसमें हम क्या करते हैं, स्पंजेस को स्क्वीज करते हैं ओवर बैक एंड बॉडी। इससे क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, देन है
रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड कवरिंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अब जो उस पेशेंट को एक्सेस क्लोथिंग है और कवरिंग से उनको हमें रिमूव करना है ताकि जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए। एंड आल्सो कूल कंप्रेसर्स ऑन द फोरहेड। अब फोरहेड मेन एरिया है, अगर इसके ऊपर हम कूल कंप्रेसर रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो फीवर है वो जल्द से जल्द रिलीव हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट थी नॉर्मली फीवर के लिए। तो ये तो सिंपल फीवर की मैनेजमेंट हो गई। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है बच्चों में, जिसको हम बोलते हैं फिब्राइल सीजर। अब ये फिब्राइल सीजर क्या है? सीजर का तो मतलब है ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्टिवेशन होती है और फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, तो उसको हम सीजर बोलते हैं। अब बात हो रही है फेब्राइल सीजर की। फेब्राइल का मतलब होता है फीवर, तो फेब्राइल सीजर का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज इट? तो फेब्राइल सीजर वो सीजर होते हैं जो फीवर से एसोसिएट होते हैं, ना कि किसी दूसरे का से। क्योंकि मोस्टली जो सीजर होते हैं वो इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और वायरल इलनेस की वजह से होते हैं। लेकिन जो फेब्राइल सीजर है वो फीवर से एसोसिएट होता है, ना कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और वायरल इलनेस। उसके अलावा यूजुअली दे डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज एपिलेप्सी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो कि सीजर की कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फेब्राइल सीजर की, तो इसकी कोई भी एपिलेप्सी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी कॉम्प्लिकेशन काज नहीं होती। ओके, इसकी साइन और सिम्टम क्या हो सकती है? इसमें क्या होगा, रैपिडली जो बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। अब कोर टेम्परेचर क्या है? जो इंटरनल टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको हम कोर टेम्परेचर बोलते हैं, और दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर जो हमको स्किन के ऊपर मिलता है, यानी सर्फ बॉडी की सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर मिलता है उसको सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं। और जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको हम कोर टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस इंटरनल टेम्परेचर में रैपिड इंक्रीज होती है, तो उसको ये भी एक साइन है। दूसरा, चाइल्ड में बी ड्रॉजी ड्यूरिंग द पोस्ट इक्टल पीरियड। पोस्ट इक्टल पीरियड, इक्टल का मतलब है सीजर, ठीक है? तो सीजर के बाद जो बेबी है, चाइल्ड है, वो ड्राउजी फील करेगा। ये साइन और सिम्टम है फेब्राइल सीजर की, ठीक है? जल्द से जल्द रैपिडली फीवर हो जाएगा, फिर उसके बाद यानी सीजर होगा, झटका होगा, झटके के बाद उसको जो बेबी है वो ड्राउजी फील करेगा। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बेबी हैं उनको फेब्राइल सीजर हो सकते हैं? तो एज की अगर हम बात करें, जो 6 मंथ से 5 ईयर तक होते हैं वो कॉमनली रिस्क पर होते हैं फेब्राइल सीजर के लिए। उसके अलावा रैपिडली डेवलप्ड फीवर, जिनमें बार बार फीवर होता है तो वो भी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं फेब्राइल सीजर के लिए। हाई फीवर, अगर कंटिन्यूसली हाई फीवर है तो उसकी वजह से भी फेब्राइल सीजर काज हो सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री या फेब्राइल सीजर, अगर फैमिली में फेब्राइल सीजर की हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ वैक्सीन हैं जिसमें डिप्थेरिया, टेटनस, परट्यूसिस और मीजल्स, रुबेला, इनकी वजह से भी फेब्राइल सीजर हो सकते हैं। और ये बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन के बाद उनको फीवर हुआ और फीवर के बाद उनको झटके भी हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली इन वैक्सीन के बाद भी अगर हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन मोस्टली क्या होती हैं, जो वायरस है या फिर जो वायरसेस होते हैं उनके किल्ड फॉर्म होते हैं या फिर इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। तो वो किल्ड और इनएक्टिव फॉर्म के लिए इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इम्यूनिटी डेवलप होने के दौरान फीवर होने के चांसेस होते हैं, और मोस्ट कॉमनली फेब्राइल सीजर। ओके, तो ये रिस्क फैक्टर थे फेब्राइल सीजर के लिए। उसके बाद फेब्राइल सीजर के लिए ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? अब यहाँ पर हम इनको एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि एंटी कन्वल्सेंट हम सीजर्स के लिए देते हैं, लेकिन ये वो सीजर नहीं है, ये फीवर से एसोसिएट सीजर्स हैं। तो इसमें हम कोई भी एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी नहीं देंगे। उसके अलावा इनको सीजर्स को कम करने के लिए थोड़ा सा हम रेक्टल डायज़ेपाम देंगे, और एजुकेट करेंगे पेरेंट्स को कि वो हेल्प को सीख करें अगर जो सीजर है वो 5 मिनट से ज़्यादा चल रहे हैं, यानी जो उसके झटके हैं, सीजर्स हैं, वो 5 मिनट से अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उस दौरान भी उसको हेल्प की नीड है। और अगर सीजर बार बार हो रहे हैं तो उस दौरान भी उसको हेल्प की
नीड है। ओके, तो ये थे फिब्राइल सीजर और फीवर मैनेजमेंट। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।